पेज 21 का टॉप। अच्छा मोहतरम, किधर है IFRS 9? अच्छा मुझे ये बताएं, दुल्हा भाई A1 A2 शेयर करें ग्रुप में जल्दी। मुझे ये बताएं कि शेयर्स का जो खरीदना होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसमें कौन कौन से मॉडल हैं? 2 मॉडल हैं, FVTPL और FVTOCI। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं तो मैंडेटरी क्या है? FVTPL। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो अलाउड ऑल्टरनेटिव क्या है? FVT। लेकिन सेलेक्ट कर लिया तो वापस वी परचेज शेयर्स एंड मेड इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये नहीं बताया इसने लॉन्ग टर्म के लिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे होंगे। वी परचेज शेयर एंड मेड इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब है शेयर ऑटोमेटिकली किसके होंगे? ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। FVTPL नहीं है, वो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट है। तो फिर कौन सा फॉलो करेंगे? लिख लिया, लिख लें। अच्छा वैसे डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन क्या है शेयर्स खरीदने की? FVTPL। We purchase shares with an intention to sell these shares in the short term. Mandatory FVTPL, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। How does IFRS 9 require investment in shares to be measured and accounted for in absence of any choose करना at initial recognition? चूज करना या ऑल्टरनेटिव, इन दोनों को हाईलाइट करें। चूज करना या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, वो कौन सा होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए FVTOCI होता है। जी अब किस पे डालने? FVTP। We purchase share with intention to sell these shares after a long term। दोनों लिखें, दोनों लिखें बेशक। थ्योरी का सवाल होगा तो दोनों लिखेंगे, न्यूमेरिकल होगा तो मेरे ख्याल से फिर FVTPL कराइएगा, FVTPL करेगा। न्यूमेरिकल हुआ तो FVTPL कराइएगा, लेकिन अगर थ्योरी का सवाल हुआ तो दोनों डिस्कस करके आइएगा कि इट विल बी मेजर्ड एट FVTPL, हाउएवर एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी मे इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट FVTOCI। अगली चीज हमने जो IFRS 9 में लिखी है वो क्या लिखी हुई है भाई? किस वक्त कौन सा मॉडल यूज करना है, किस वक्त कौन सा मॉडल यूज करना है, निकालें जी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, शेयर्स में तो हो गई बात। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बोलें इफ वी आर सोलली इंटरेस्टेड इन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, if we are solely interested in and our intention is to hold till maturity, we will keep the investment in debentures at amortized cost। दोबारा बोलें, if we are solely interested in principal and means cash flow characteristic test pass। कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, तीसरी चीज नहीं चाहिए कोई। ऑयल प्राइसेस की चेंज वगैरह हमने लफ्ज बोला था, वो नहीं चाहिए। एंड आवर इंटेंशन होता है बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, देन वी मस्ट फॉलो द amortized cost। What are the conditions for keeping at FVTOCI? Our intention is to receive principal and interest, and we intend to hold or may sell if a good opportunity, we must measure at FVT
OCI. बट अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं या ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं और हम अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना चाहते हैं। अकाउंटिंग मिसमैच ये होता है कि आपने इस एसेट के लिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज खड़ी की हुई है, तो उन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को आपने FVTPL पे रखा हुआ है। इस एसेट के लिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज खड़ी की हुई है, यानी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं से लोन लिया था, इस एसेट के लिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज खड़ी की हुई है, उनको FVTPL पे रखा हुआ है। अब आपका चाहे ये दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं, आपके पास चॉइस है FVTPL, मैंडेटरी नहीं है। आपके पास चॉइस है FVTPL। लिसन अगेन, if my intention is to hold or to receive principal and interest, I must keep them at amortized cost. If my intention is to hold or may sell and I am interested in receiving principal and interest only, then I must keep them at FVT. But if there is an accounting mismatch, so to remove the accounting mismatch, I may, shall ना लिख के आइएगा, I may keep them at, ये देखिए हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 स्टार डाले हुए हैं, 2 स्टार डाल के नीचे एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन, इसको मे करें, वी मे, वही मतलब है कैन और मे में, वी मे, वी मस्ट नहीं, वी कैन, वी शुड नहीं, वी कैन को और ज्यादा सॉफ्ट करें, वी मे इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट इफ इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग मिसमैच। प्लीज नीचे आए, FVTPL क्लासिफिकेशन इज ऑप्शनल इफ एंटिटी lacks फेयर वैल्यू ऑप्शन ड्यू टू अवॉइडिंग एन अकाउंटिंग मिसमैच। यही वाली बात हमने यहां दोबारा लिखी हुई है, ऐसे लाइन खींचे, यही वाली बात यहां दोबारा लिखी हुई है। बट ICAP में एक सवाल आया था कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स को रखा हुआ है, पास पेपर का क्वेश्चन 4 है शायद, छोड़े ना खोलें, मैंने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ है टू होल्ड एंड टू रिसीव प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, टेल द पॉसिबल क्लासिफिकेशंस अवेलेबल। उसमें आपने लिख के आना था वी मस्ट कीप देम एट अमोर्टाइज कॉस्ट बिकॉज दे पास कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, बिकॉज वी नीड प्रिंसिपल एंड interest and the intention, the business model is to hold till maturity. However, उसमें जिक्र नहीं था मिसमैच का, लेकिन उसने पॉसिबल ऑप्शंस पूछ ली थी। However, if there is an accounting mismatch, so to remove that mismatch, we may keep them at FVTPL. अच्छा, इधर ये चॉइस भी किसी सूरत में लगनी है, ये चॉइस इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, यू आर गेटिंग द पॉइंट। इफ आई हैव ओनली बॉट दीज डिबेंचर्स एंड देयर इज नो मिसमैच ऑन अदर साइड, देन आई एम बाउंड कि मैं अमोर्टाइज कॉस्ट यूज करूंगा और FVT OCI यूज करूंगा। बट इफ देयर इज एन अकाउंटिंग मिसमैच, देन मैं डिफॉल्ट तो अमोर्टाइज कॉस्ट यूज कर सकता हूं, बट आई हैव अ चॉइस कि मैं इररिवोकेबली किसकी तरफ आ जाऊं। It's not mandatory. But if my business model is to trade, my business model is to trade, or my cash flow characteristic test is not passed, then I must लिख के आऊंगा, then I must keep them at FVTPL. Held for trading या फेल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। देखें डब्बा, FVTPL क्लासिफिकेशन इज इफ दे आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इफ दे फेल। जी, कितने लोगों को जरा आज क्लियर हो गई ये बातें? ओके, तो
कौन सा FETPL ऑप्शनल है और कौन सा मैंडेटरी है। अगर ये दो शराइत पूरी हो रही हो और मिसमैच हो तो मे लिख के आने हैं, वी मे गो फॉर FETPL। अगर ये दो शराइत पूरी हो रही हो और मिसमैच हो, वी मे गो फॉर। बट अगर बिजनेस मॉडल इन दोनों में से कोई नहीं है, यानी टू होल्ड टू ट्रेड है, या कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ही फेल हो गया, दोनों में से कोई एक चीज भी हो गई, तो बारों बार कहां ले जाओ, FE। बट ये बारों बार लेके जाना मैंडेटरी है। काश हमने इधर भी, हाँ इसको भी हमने सेट कर लिया था, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें, बट इफ आई वांट टू रिमूव मिसमैच आई मे। और FETPL पे दो चीजें जानी है, मिसमैच वाली और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फेल, वो सब कुछ लिखवाया था आपको। डन। ओके, नाउ टॉक अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब मुझे आप लोगों ने याद करवाने के मैंने जो है वो मॉक के अंदर टेस्ट डालने हैं इम्पेयरमेंट का टेस्ट। अगले हफ्ते आपको मैंने रेशोज का कहा था, इस हफ्ते बन रहा है, पता नहीं शायद वो टेस्ट शायद मैं अगले हफ्ते लूँ। रेशोज और साथ इम्पेयरमेंट भी डालेंगे। इम्पेयरमेंट का टेस्ट नहीं हुआ, इम्पेयरमेंट की बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दी हुई है। इम्पेयरमेंट की के हमने 5-6 सवाल ICAP से हटके किए हैं और वो बहुत डिटेल्ड थे, तो उसमें कोई इतना रिस्क नहीं है। फिर भी हम इम्पेयरमेंट को मॉक में या कहीं डालेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट नया है और इम्पेयरमेंट इस बार टेस्ट होने का चांस है। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा घर जाके। इसमें एक OCI में कंपोनेंट जाना होता है, थोड़ा सा FETPL में जाना होता है, FETPL मॉडल के अंदर। इसमें माय डियर डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है, अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो मैंडेटरी FETPL और इधर अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है तो ऑप्शनल FETPL। चलें जी, आगे चलें जी। IFRS 16 लासानी वाला क्वेश्चन, ये निकालें, क्वेश्चन बैंक का सवाल है। पेज नंबर बताएं कौन से। अच्छा, अब हमारा पूरा प्लान सुन लें। B2 शुरू हो चुका है। अच्छा, अब हमारा पूरा प्लान सुन लें। हमारा प्लान क्या है, चलिए पहले कर लें, लासानी वाला देख लें। पेज नंबर 155। किधर है IFRS 16? और ऊपर ये पेज नंबर 155। एक बहुत बड़ी फरमाइश होती है बच्चों की, लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज रिवाइज करवाएं, और ये हर सेशन में फरमाइश रही है। और आप लोगों में से कितने लोगों के दिल में आ रहा है कि ये ज़रा बता दें लीज इज ए लीज। देखिए, जैसे मैं फ़ौरन बोलता हूँ कि फाइनेंस लीज के 5 टेस्ट, जहन में कुछ आ रहा है ना, ये तो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट, जहन में कुछ आ रहा है ना। लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज, बताओ क्या जहन में आ रहा है। कंट्रोल टेस्ट वेल डन, और आइडेंटिटी कंट्रोल टेस्ट में आगे बताओ क्या था। सब्स्टिट्यूशन राइट तो वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में था। बच्चे मैं कल पढ़ के आया हूं, मेरे से पंगे ना ले। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन राइट वाला था। कंट्रोल टेस्ट में क्या था, उसमें यह था कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस। अब इसमें ना असल में 3-4 किस्म के सिनेरियोज बनते हैं, तो वो हमने ना रिवाइज करने हैं। लेकिन हमने नोट्स में भी ऐसा किया, आज वाले नोट्स में, कि हमने, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आसान था, तो हमने कंट्रोल टेस्ट के ना 4 सवाल डाले हैं। कंट्रोल टेस्ट के 4 सवाल आज के नोट्स में, छोटे छोटे 4 सवाल डाले हैं और आगे उनके सोल्यूशन डाले हैं।
तो उसको मैं चाह रहा था कि 10 मिनट लगा के ना इन चारों सवालों को हम पढ़ लें ताकि हमें जरा रिवाइज हो जाए, लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। पहले ये लासानी वाला सवाल कर लें, फिर इसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो लासानी वाला सवाल, पेज नंबर 155 जी। रेंटल बताएं माय डियर, जल्दी बताएं भाई रेंटल। चलें माय डियर, फॉर्मूला बताएं रेंटल का। माय डियर फॉर्मूला बताएं रेंटल का। करें वर्किंग जीरो, जिस हद तक करना वो उसी हद तक हम करेंगे, कोई ज्यादा नहीं सवाल को करना, हमने कुछ सर नहीं चढ़ाना। आसान सा सवाल है, जरा ऐसी थोड़ी सी एक रिवीजन सी हो जाती है। वर्किंग जीरो, बेटा मैंने तुझे चपेट मारनी है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। यार इसको चंडे मार नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, जिसे गुस्सा चढ़ा था तेरे पे। यार पेपर आप लोगों के हैं और चीजें मुझे पता है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर, मैं बोल रहा था बीच में रह गई, मैं बोल रहा था आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। एंड बुलेट कौन सी यूज करेंगे वर्किंग जीरो में? इम्प्लिसिट रेट। बुलेट कौन सी यूज करेंगे? इम्प्लिसिट रेट। अच्छा इसमें ना एक ध्यान रखना है आपने, मैंने कहा था कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो ना तो आईडीसी लेसर गिवन भी हो तो जीरो लेनी है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में जाती है। ये कितने लोगों को याद आ गई बात? आपको सारे हर कोई कह रहा होता है जी लीज रिवाइज कर लिया मैंने। जिस बंदे को मिलो आजकल लीज रिवाइज कर लिया, लीज रिवाइज कर रहा हूं, सारे लीज रिवाइज करने वाले बैठे हुए फिर भी बोंगियां मार रहे हैं। अच्छा तो फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। अगले सेशन को ना इंशाल्लाह हमने तुन के रखना है, देखिएगा अगले सेशन में छोटी ईद भी आनी है, बड़ी ईद भी आनी है, और 15 दिन उधर से भी शॉर्ट है। ओह शुरू ऐसा तुन के रखने हैं उनको, चीखे नहीं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी देखे नहीं उनके साथ नहीं किया। फेयर वैल्यू प्लस उन्होंने रेशो जीपीएस पढ़ा भी नहीं होना, ओह जो तुन्ना तुन होना है। अच्छा लासानी लिमिटेड लीज एंड एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फॉलोइंग अदर टर्म्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट पर्टिकुलर्स, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बोलें जी 625। आईडीसी पेड बाय खान को नहीं, खान कौन है? लासानी लीज एंड एसेट फ्रॉम खान, खान कौन है? लेसर। अच्छा खान ने आईडीसी पे की है, लेकिन सबर अभी नीचे सवाल पढ़ें। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसकी एंट्रीज कौन करेगा? लेसी। इसकी एंट्रीज कौन करेगा? लेसी। क्या एंट्री करेगा इसको डिस्काउंट करके? आरओयू डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इसकी एंट्रीज लेसी करेगा, ये लेसी के लिए। अच्छा जी, फर्दर इन्फॉर्मेशन, लासानी लिमिटेड रीइंबर्स 60% ऑफ आईडीसी टू लेसर। आप बताएं लेसी की आईडीसी कितनी बनी? 60,000 और लेसर की 40,000। लिखें जी, लेसी की बन गई 60,000 और लेसर की बन गई 40,000। बताएं आईडीसी लेसर 40,000। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लासानी वॉज 10%। इसको डिसमेंटलिंग के लिए भी यूज कर लो, लेकिन इसे यूज हमेशा नहीं किया करना। आई कैप के सवालों में लिखा होता था कि वेयर रेट इज नॉट अवेलेबल देन आप जो है वो रेट यूज कर लें। ये जहां जहां रेट अवेलेबल नहीं है फिर वो वाला रेट यूज किया करना है। डिसमेंटलिंग के लिए ना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज नहीं होता, ना इंप्लिसिट रेट यूज होता है। डिसमेंटलिंग का अलग रेट है जो IS 37 के मुताबिक देना चाहिए उसे। इसलिए आईकैप ने आसान तरीका ढूंढा हुआ है, वो कहता है कि इंप्लिसिट रेट ये है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये है। फर्दर इफ द रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीथिंग यू मे अज्यूम दिस रेट, वो वाला फिर रेट आपने यूज किया करना है। लेकिन आज के सवाल में उसने लिख दिया इट विल बी यूज्ड फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा जी, ओहो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट तो पता नहीं किस MFA में पढ़ते हैं आप लोग, ये तो नहीं रेट यूज करना, पता नहीं ये कहाँ का है। ये तो होते हैं ना जो डिजायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। डिजायर्ड रेट और रिक्वायर्ड रेट इसको कहते हैं इम्प्लिसिट रेट। अच्छा अब मुझे बताएं
रेट, अच्छा जीआरबी यूजीआरबी का डाटा अवेलेबल है, वो भी देख लें। जीआरबी यूजीआरबी कितनी है, 20 और 30। तो बस लेसर के लिए तो भाई यही ले लें, लेसर के लिए जो उसने दी है लेसर, वो लेसी के लिए फिर सोच लेंगे क्या करना है, लेसर के लिए तो यही ले लें। तो व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी, रेंटल, रेंटल को एक्स एज्यूम कर लें, रेंटल एज्यूम कर लें एक्स। एरियर या एडवांस, ओहो भाई ये सवाल सही करवाओ, इसको एरियर करवाओ, तो सवाल में गलती है। एरियर कर लें एज्यूम, 1 माइनस, इसमें हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय, ये हो गई पीवी ऑफ एलपी, लेकिन नहीं इसमें पीवी ऑफ यूजीआरवी भी आनी है, जीआरवी 20,000 इंटू प्लस, हाँ जी पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी चाहिए, और एलपी इंक्लूड्स डाउन पेमेंट रेंटल एंड जीआरवी। फिर तुसी कहंदे हो छੱਡ दो सानू, छड्डा लाने होए नहीं हले, छੱਡ दो सानू, रेड मार्कर से लिखें। अच्छा आप जिसको पता है ना वो भी नहीं बोलता, रेड मार्कर से लिखिए। मैंने कहा था रेड मार्कर से मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के सवालों में लिख लिया करें, क्योंकि उनमें पीवी ऑफ यूजीआरवी यूज होनी होती है। करी लेसी का सवाल रहे हैं बेटा, लेसी लेसर दोनों का सवाल है, और रेंटल लेसर के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या बोलता है तो, मुझे तो समझ नहीं आती। हम लेसी का सवाल पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए लेसर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं रेंटल निकालने का। तो पूरी बात करना, अधूरी बात ना किया कर। हम करी लेसी का सवाल रहे हैं तो किसी बोंगे ने आके पूछना फिर लेसर की आईडीसी चाचे कहां ली हुई है, फिर उसको बताना पड़ेगा ना। क्यों इस तरह की बातें करता है, जान दे यार। पीवी ऑफ यूजीआरवी, अच्छा रेड मार्कर से हम कब लिखते थे, अभी हम इकट्ठी भी है ना ही निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं जी। पीवी ऑफ यूजीआरवी बोले 30, आप तो ता हो दिया, आप धीमे धीमे से लग रहे हैं। रीस्टार्ट द प्रोग्राम, रीस्टार्ट। शादियों में माएँ कह रही होती हैं बेटा बेटा बिहेव बिहेव कर रहे, तेन समझ नहीं आ रही, मारा तूने चपेट, इस तरह होता है नहीं। दो रख के लावा, ऐसा ऐसा कान में जाके बच्चों के, तू कर चल, तू कर चल, बच्चे तो साह सूख जाते, खाना भी नहीं खाता जाना। क्या कह रहे हो, शादी खराब हो जाएगी। बोतलें कितनी पीते हो शादी पे, पुराने जमाने में तो बैकेंड पे गए होते थे, ढक्कनों के अंदर ही नाम छुपे होते थे, तो उधर ढक्कन खोल रहे होते थे 300 बोतलों के, और हमारे जैसे शरीफ बच्चे ढक्कनों, अच्छा लोग बोतलों पे फोकस कर रहे होते थे, हम ढक्कनों पे। अच्छा अब मुझे ये बताएं, फिर मान दोगे जी मोहतरम, यूजीआरवी रेज टू पावर -5, आप कोई कैलकुलेटराइज्ड कैलकुलेशन बताएं। 191, ये रेंटल निकला है। ओके अब जब हमने लेसी का सवाल सॉल्व करने में आइडिया, तो लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए मुझे बता दें वर्किंग वन कैसे होगी, बस वर्किंग वन दोनों की करवा दें लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए। पीवी ऑफ एलपी, भाई जी जी नहीं, दोनों में से एक मिसिंग करेगा, रेंटल या रेट। रेट मिसिंग वैसे मैंने निकलवाना था, लेकिन रेट मिसिंग वाला आईकेएफ कभी सवाल देता नहीं, कभी दिया नहीं भाई। अगर रेट मिसिंग हो ना तो ये सारा लिख के कैलकुलेटर पे लोग कर लेते होते हैं। वैसे यहाँ रेंटल लिखेंगे,
यहाँ पे रेट मिसिंग, रेट मिसिंग, रेट मिसिंग, रेट मिसिंग। अगर आप कहेंगे तो मैं कोई वीडियो शेयर कर दूंगा, मेरा नहीं ख्याल रेट मिसिंग वाला देगा। चलें, पीवी ऑफ एलपी, हाँ रेडी। इसमें ना थोड़ा सा एक मसला है सवाल में, उसने लेसी का एस्टीमेट नहीं दिया, ऐसे ही है ना, लेसी का एस्टीमेट नहीं दिया। अच्छा, लेसी क्या करता होता है, किसी को पता है लेसी क्या करता होता था? मुझे तो भूल गया 8 बजे या 9 बजे, चले 9 बजे और 10 बजे कर लें। लेसी 9 बजे क्या करता था? गारंटी दे के जाता था। जी बताएं, 9 बजे उसने कितनी गारंटी दी? गारंटी गिवन है सवाल में, 9 बजे उसने कितनी गारंटी दी? 20। लेसी गारंटी दे के जाता था, घर जाके सोचता था कि टोटल आरवी क्या होगी एंड पे, उसको यूजीआरवी से कंसर्न नहीं होता, वो सोचता था आरवी क्या होगी। अब आरवी बताएं सवाल में क्या लें, ये अजीब तरह का सवाल है, इसमें आरवी बताएं क्या लें। मेरे ख्याल से 50 ले लें, आरवी इज इक्वल टू जीआरवी प्लस यूजीआरवी, वही आरवी ले लें। आरवी मेरे ख्याल से जो सोच वाली है, सोच नहीं बताई उसने लेसी लेसर की अलग अलग, लेकिन आरवी होती क्या है? जीआरवी प्लस, ये एक थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट था इस सवाल में, लेसी की सोच नहीं बताई हुई थी। तो व्हाट इज आरवी एक्सपेक्टेड एट एंड इज 50. Why RV is 50? Because GRV plus UGRV is called as RV. लेसर पीस को RV कहते हैं, लेकिन लेसी की RV उसको देनी चाहिए थी। अब बता दें एक्सपेक्टेड टू बी पेड, एक्सेलेंट, एक्सपेक्टेड 0, इसलिए लेसी अपने फॉर्मूले में GRV को नहीं लेगा, नोट कर लें, लेसी GRV 0 लेंगे। पॉज करना। तो लेसी पीवी ऑफ एलपी कैसे निकालेगा? रेंटल, रेंटल कितने हैं? 191। अच्छा, अब इम्प्लिसिट रेट इसको पता है या नहीं पता? भाई अगर ना लिखा हो ना तो फिर इम्प्लिसिट रेट पता होगा, फिर इम्प्लिसिट प्रोसेसर को ले आए इधर वापस, ना पता हो तो इम्प्लिसिट रेट पता होगा, इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 1.5, बस प्लस पी प्लस जीआरवी कोई नहीं है इसकी, जीआरवी 0 है। चलें जी, सवाल की डिस्कशन खत्म मेरी तरफ से। दो चीजों का छोटा छोटा ध्यान रख लीजिएगा। एक, ये जो फिगर बनेगी इसकी एंट्री आपने करनी है आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। कितनी फिगर आ रही है? 640। आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। और बताएं एंट्री लेसर लेसी के लिए, आईडीसी 12 बार एंट्रीज में, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। और बताएं आरओयू डेबिट प्रोविजन डिस्काउंट करके क्रेडिट, डिसमेंटलिंग, और ईयर एंड पे उसको अनवाइंड भी करना है, ये भी क्लास में सवाल किया था। और लेसर के लिए क्या करना है? लेसर के लिए आप लोगों ने जो है वो जीआरवी यूजीआरवी भी गिवन है, रेंटल भी गिवन है, और बस कोई टेंशन नहीं, लेसर की कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। लेसर की आईडीसी भी 12 बार जर्नल एंट्रीज में जाती है। ओके, अब वो निकाल लें लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज। पेज नंबर 29। असल में तो ये बॉक्स ही है वैसे, इसमें मैंने आपको कहा था ऐसे लिख के आने। अगर वो लीज हुई ना तो बेहतर है ये लिखाइएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू
control the use of identified asset, therefore it is a lease. Concluding remarks ये देखिए आइएगा, the contract is a lease because it conveys the right to control the use, right to control lessee के पास है of an identified asset. अगर एसेट भी आइडेंटिफाइड है और कंट्रोल भी लेसी का है तो ये लीज है, वरना इसकी एंट्रीज होंगी रेंट, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट वाली, और लेसर करेगा कैश, डेबिट, रेंटल इनकम। ये दोनों के एंगल से देखा जाता है लीज है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी एक्सप्लिसिट, इशारा कर दो, या आप गए और गाड़ियां खड़ी नहीं थी, एक ही गाड़ी नजर आई, आपने कहा इंप्लाइड है यही मेरी होगी, क्योंकि उसने कह दिया नीचे जो गाड़ी खड़ी है वो ले लो। इंप्लाइड लोग पूछते हैं मतलब क्या, इंप्लाइड का भाई ये मतलब है जाओ जाके डस्टर उठा लो, और कोई था ही नहीं, एक ही डस्टर था, बस वही आपका। अब शनाख्त करना जरूरी तो नहीं। अच्छा जी, अगर लेसर के पास एसेट बदलने का राइट है तो ये लीज नहीं है, क्योंकि अगला स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं फिर, क्योंकि एसेट आइडेंटिफाइड ही ये ज्यादा ICAP टेस्ट कर रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग तो इसकी होनी चाहिए जो नीचे आ रहा है। A lesser right to substitute the asset is considered अच्छा खासा, अगर लेसर उसको बदल भी सकता है और बदलने के बाद बेनिफिट भी, if right of supplier is considered to be अच्छा खासा, it is not identified asset and thus there is। तो मेन बात यह है कि if lesser can substitute the asset then the contract is not a, because identification test is not passed। Done। अब अगर एसेट तो आइडेंटिफाइड है, लेसर उससे सारे बेनिफिट ले सकते हैं या 90% तकरीबन। राइट टू डायरेक्ट, राइट टू कंट्रोल साबित होगा राइट टू गिव डायरेक्शंस के साथ। लेसी के पास राइट है कि वो बताएगा क्या, लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ, कैसे यूज करूंगा और क्यों यूज करूंगा। अगर लेसी के पास ये राइट है कैसे और क्यों यूज करूंगा, तो फिर ये लीज, क्योंकि कंट्रोल किसके पास चला गया, लेसी के पास। इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड, अगर एसेट देख के पता चल गया कि पर्पस इसका क्या है, मिसाल के तौर पे स्विमिंग पूल है, देख के पता चल गया इसका पर्पस क्या है जी, स्विमिंग करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज है जिसको देख के इसका पर्पस पता नहीं चल रहा, सोलर प्लेट्स हैं, उसको देख के पर्पस है एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन कहां, वो कहते हैं वो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कहां यूज करनी है। तो कुछ चीजें होती हैं उसका देख के पर्पस पता चल जाता है, कुछ चीजें होती हैं उनका देख के पर्पस पता। जो चीजें अगर लेसी के पास डायरेक्शंस हैं हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, कैसे यूज करना है, तो ये लीज है। इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, लेसर ने बता दिया है, ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड का मतलब है वो देख के ही पता चल रहा है इस चीज का क्या क्या मकसद है। शिप है, चीजें ही लेके जाएगी, जहाज है, कोई माल बरदार अलग होता है, चीजें लेके जाने वाला, सवारी वाला अलग होता है, देख के पता चल रहा है वो क्या चीज है। तो फिर इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड, अगर लेसर ने पहले से बता दिया इसका सिर्फ यही इस्तेमाल करना है, तो फिर लेसी को ताकत दो से ऑपरेट करने की, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कहां लेके जाना है, ये तो ताकत दो से। या अगर नहीं दे रहे ये ताकत, तो लेसी के कहने के मुताबिक वो डिजाइन हुआ है। अब इसमें एक चौथा सिनेरियो है, वो ये है कि लेसर हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, वो फिर लीज नहीं है, वो लीज नहीं है। अब अगर लेसी के पास राइट है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो लीज है, अगर लेसर के पास है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो लीज। अगर लेसर के पास भी है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेकिन लेसी उसको ऑपरेट कर सकता है, या लेसी के डिजाइन के मुताबिक स्पेशलाइज्ड एसेट है, तो भी वो क्या है, लीज। अब आप लोग खोलेंगे आज के नोट्स, और आज के नोट्स खोलकर, आप लोग नहीं खोलेंगे सॉरी, आप लोग नोट्स अगर खोलेंगे तो आप लोगों को सामने सॉल्यूशन भी नजर आएगा, तो इसलिए आप लोग जरा आंखें बंद कर लें, हम सॉल्यूशन को और सारी चीजों को छुपा दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
चलें जी, व्हाइट बोर्ड पर देखें और ये 4 सिनेरियोस पढ़ें। सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया पहला, चलें आगे। नोट्स ना खोलें अपने। जी पढ़ लिया दूसरा। चलें। जी बताएं कौन सी लीज नहीं है? आखिरी वाली। सिनेरियोस नहीं पढ़े इधर। एक कंपनी किराए पे लेती है एक ट्रक को। सप्लायर हम उसको उस वक्त तक कहते होते हैं जब तक कि वो लेसर ना बन जाए। सॉल्यूशन में कई दफ़ा लेसी लेसर लव लोव्स यूज कर लेते हैं। वैसे कंपनी ने किराए पे लिया ट्रक को, सप्लायर कैन नॉट स्विच इट, इसको चेंज नहीं कर सकता। देयरफॉर एसेट इज आइडेंटिफाइड, सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज पास्ड, सप्लायर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट, सो द एसेट इज आइडेंटिफाइड। द कंपनी चूजेज रूट्स, कार्गो एंड टाइमिंग डेली। कंपनी चूज करती है, तो इसमें हम डायरेक्ट जवाब देके आएंगे। इन दिस केस the lessee has the right to direct the use because how and for what purpose the asset is used is determined by lessee. So the right to control the use is with lessee. Therefore both tests are pass. एंड पे ये भी लिख सकते हैं therefore this contract conveys the right to control the use of identified asset, so it is a lease. ये याद करना है, ये वाला जो डब्बा है। A factory uses a specific conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट होती है जैसे वो एयरपोर्ट के ऊपर बेल्ट लगी होती है सामान के लिए, कन्वेयर बेल्ट। A factory uses a conveyor belt. Its only job is to move boxes. However, factory's own staff physically अच्छा अब सवाल में ये नहीं बताया हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। छोटे सवाल में बनाए थे। ये बेल्ट हमने किसी से लीज पे ली हुई है, फिर उसको एंड पे वापस करनी है। A factory uses a specific conveyor belt. Its only job is to move boxes. However, the factory's its only job is to move boxes. इसको कहते हैं how and for what purpose is already predetermined. इस पे बंदे बिठा के ना लोड करना, ये मतलब होता है। How and for what purpose is already predetermined. However, the factory's own staff physically pushes the buttons and drives the belt daily. What is this? Right to operate. So therefore, how and for what purpose is predetermined, and lessee has the right to operate, so we have the right to control the asset. That's why this test is passed. So this is a lease. A firm uses a specific automatic machine. एक firm है, CA firm समझ लें, एक machine use करती है, no one touches it daily. But the firm gave the builder the specific plans so it was built to work exactly their way. ये उन्हीं के वे में काम करती है और किसी को टच भी नहीं करने की इजाजत, और कंपनी को ही पता है क्या करना है इसका। तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो प्रीडिटरमिन्ड होगा मशीन का। सो इट इज डिजाइन्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ, इट्स डिजाइन प्रीडिटरमिन्स, देयरफॉर वी हैव राइट टू कंट्रोल, सो इट इज अ लीज। अ शॉप यूजेस अ स्पेसिफिक डिलीवरी वैन, हाउएवर supplier provides a driver, supplier decide which item to ship and supplier which path to take. मतलब पीछे रह की गया, यानी सारा पावर किसने अपने हाथ में रखी हुई है? सप्लायर ने। नो इट इज नॉट अ, द लेसी डज, लेसी नहीं, पेपर में कस्टमर लिख के आएगा, द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज। तो सप्लायर डिसाइड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। ये वाला सिनेरियो यहां नहीं दिया हुआ, मतलब एक चौथा सिनेरियो है, लेसर हैज द
एबिलिटी टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। और बाकी सवाल तो पास्ट पेपर के थे, वो मैंने आपको बताया, वो हमने किए हुए। उन पास्ट पेपर के सवालों में होता था सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, उसकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी भी है कि लेसर एसेट को स्विच कर सकता है, बाद में बदल के हमें दे सकता है। सो अब 4 सिनेरियोस कौन से बने? सप्लायर का राइट है टू डायरेक्ट द यूज, पहले में क्या था? लेसी का राइट था हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, दूसरे में हमारे पास राइट टू ऑपरेट था और प्रीडिटरमिन यूज था, और लेसी डिजाइन द एसेट। ये 4 सिनेरियोस बने थे। जी माय डियर, उसमें फिर ना आप लेसी को सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं कमाने दे रहे, उसमें ये था ऑल राइट टू सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स नहीं उसे लेने दे रहे, तो फिर भी ये नहीं है, बस ऑल द बेनिफिट्स उसको नहीं लेने दे रहे ना, तो यहाँ पे फिर हिट होगा। और अगर एकेडमी से कोई 5-10% से रेवेन्यू आता है तो फिर आप कह सकते हो कोई मसला नहीं। ओके ये दोनों चीजें हो गई, IFRS 9 भी हो गया, फाइनल अकाउंट हमारा रह गया, वो देखते हैं। अच्छा अब ये जो MCQs हमारे पेंडिंग रह गए हैं फाइनल अकाउंट्स के और रेशियोज के, अगर कुछ हैं तो उनको तो फिर कभी देखेंगे कब करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। अभी आपको मैं बता दूँ अब आगे रह के गया है। और ओवरऑल डिस्क्लोजर्स रिवीजन ये हल्की फुल्की हम करेंगे। ये पास पेपर का क्वेश्चन 4 पहले आप लोग कर लें, ताकि फिर हम असर के बाद अगर करने वाली चीज़ है तो ये रह जाएगी बस हमारी, ये इसके MCQs और इसके MCQs। पता नहीं फिर करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग बहस है। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें आप मुझे करवा दें। एक तो आप लोग पास्ट पेपर का क्वेश्चन 4 करवा दें फाइनल अकाउंट का, और ये जो IFRS 15 में 2 चीज़ें रहती हैं ये करवा दें। दुआ करें 5-5 मिनट में हो जाए, बस खत्म करें। फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चन 4 निकालें। पेज नंबर बताएं। हाँ जी 318 किधर है फाइनल अकाउंट्स? चलें मुंह को कुछ नमकीन कर लें, पेज 318 निकाल लें। अच्छा ये पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना शुरू में ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स हैं 1 और 2, वो वाला सवाल आने का कोई चांस नहीं है। एक सवाल करवा दिया हुआ है पास पेपर का क्वेश्चन 10 जी। लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 62.5 आर ड्यू ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। हमारा ईयर एंड क्या है? 2017, ये तो कंपनीज एक्ट है। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 13। 31 दिसंबर 13 के बाद एक पेमेंट है 31 मार्च को और एक पेमेंट है 30 सितंबर को। बता दें इस लोन में से करंट कितना निकालेंगे और नॉन करंट कितना निकालेंगे? मेरे ख्याल से 62.5 into 2 will be current. And what is total loan? What is total loan? Total loan is 500. 500 में से करंट कितना हो जाएगा? करंट 62.5 कितनी दफा पे करना है? ईच लिखा हुआ था तो मतलब सेमी एनुअल किस्तें हैं ना 125। और नॉन करंट तो बैलेंस शीट बनाते हुए करंट में कितना जाएगा? 125 और नॉन करंट में कितना जाएगा? 375। चलें जी अगली एडजस्टमेंट करें। भाई मोबाइल की डेटा केबल उसे को साल खत्म होने के 18 दिन बाद एक कस्टमर ने लॉन्च किया क्लेम ऑफ 10 मिलियन, हमारे खिलाफ केस कर दिया 10 मिलियन का, क्योंकि हमने नवंबर में उसे खराब चीजें बेची थी। बताएं जी एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट है। हमारे लॉयर का ख्याल है कि वी वुड बी लायबल टू पे अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टू सेटल द क्लेम। हमें क्लेम सेटल करने के लिए 3 मिलियन देने पड़ेंगे।
नोट आपने बनाना है सिर्फ कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का, और कोई नोट नहीं बनाना। एज एट 31 दिसंबर पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हजार इतने, इसे हमने नाम दिया था कमिटमेंट का। फिक्स्ड एसेट या स्टॉक खरीदने का वादा नहीं है, यहां बैग में नहीं है। फिक्स्ड एसेट या स्टॉक खरीदने का वादा, इसको हमने नाम दिया था कमिटमेंट। अब मुझे बताएं, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का जब नोट हम बनाएंगे, मे बी नोट नंबर 7 उसका नाम रखें, तो इसमें क्या बता के आएंगे? हमने पढ़ा था लीगल केस बताना है, डेट कब शुरू हुआ लीगल केस हमारे खिलाफ, और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो याद है। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स लफ्ज स्टैंडर्ड का नहीं है, कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट लफ्ज कंपनी लॉ का है। उसमें कहते हैं कॉन्टिंजेंसीज भी बताओ और कमिटमेंट्स भी बताओ। तो देयर इज अ लीगल केस। बोलें भाई, ये आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा, रिवाइज नहीं किया हुआ ना, किधर है फाइनल अकाउंट्स? ये मत खोलें, बस इधर से देख लें। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स 274। चलो ये चलना बंद हो गया। 274 in describing legal proceeding under any court or agency government whether local foreign include the name of court, सवाल में नहीं दिया हुआ, एजेंसी इन विच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, डेट इंस्टीट्यूट, डेट दी हुई 18 की, प्रिंसिपल पार्टीज हम और कस्टमर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल बेसिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल केसेस बेसिस लिखें। देयर इज अ लीगल केस फॉर डिलीवरिंग गुड्स, इसका सोल्यूशन इग्नोर कर दीजिएगा, जो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं वही, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। अच्छा वैसे IAS 37 के मुताबिक जनरल एंट्री बता दें क्या होगी? जनरल एंट्री 10 मिलियन उसने केस किया और हमारे लॉयर का ख्याल है कि 3 मिलियन पे करने हैं, बताएं एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 3 से, और बाकी 7 की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। ये तो वैसे ही मेरे जहन में आया, 37 की एंट्री करवा दूं आपको, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। देयर इज अ लीगल केस फॉर डिलीवरिंग गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। The case was lodged on 18 जनवरी 2014. Claim lodged is 10 million. However, as per lawyer, payment of 3 million is expected. लीगल काउंसिल बस लिख दो, लॉयर का नाम तो नहीं लिखते, वो तो डिस्क्लोजर ने नहीं मांगा हुआ, लॉयर का नाम नहीं मांगा हुआ, पार्टीज का नाम मांगा हुआ है। मिली भाई केवल ले। कमिटमेंट्स बताएं हमारी कोई कमिटमेंट्स। एक गारंटीज भी मैंने कहा था, स्टाफ को गारंटी दी हुई है पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 में, उसको भी लिखना होता है। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं, कमिटमेंट्स बताएं एट, इसको आप अलग अलग भी हेडिंग दे सकते हैं, कॉन्टिंजेंसी कमिटमेंट, स्पेलिंग इसी से देख लीजिएगा पेपर में, कमिटमेंट, बस वही फिक्रा उठा के बस कॉपी पेस्ट, आउट स्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर स्टॉक नहीं, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ₹65 मिलियन। बेटा तेरा पेपर नहीं? अच्छा मेहरबानी।
ओके चलें ठीक है, तस्वीर खींच लीजिए। अब हमारा IFRS 15 का जो आखिरी सफ़ा है आज के नोट्स का, वो निकालें। तो सारा कर लिया माशाल्लाह हमने। देखें, 3 किस्म के सिनेरियोज हमने इधर बनाए हैं। मोबाइल और उसका iOS सॉफ्टवेयर, जैसे कि पास्ट पेपर क्वेश्चन 13 में था हार्डवेयर और साथ उसका सॉफ्टवेयर, ये आईफोन की तरह। ये तो अपनी ज़ात में ही अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम या कोई और सप्लायर इसको अलग अलग बेच नहीं रहा। एक सवाल होता था नॉर्मल, जिसमें हम बिल्डिंग बना के देते थे, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करते थे, वही पास्ट पेपर वो सवाल उठाया हुआ किताब से। और एक सवाल होता है जिसमें चीज़ों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, न्यूज़पेपर और फ्री वॉच। तो ये 3 किस्म के सवाल हमने आपके सामने रखे हैं लिखने के लिए, ताकि हम देखें इनको लिख के कैसे आना है। तो इन सवालों में देखें वो कॉन्सेप्ट क्या था। वो कॉन्सेप्ट पहला था कि अपनी ज़ात में अलग अलग हों। उसमें हम देखा करते थे कि हम या दूसरे लोग इसको अलग अलग करके बेच रहे हैं या नहीं। दूसरा स्टेप होता था कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हों। उसमें था इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट बना दें। फिर उसमें था दूसरा, या फिर किसी एक चीज़ को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दें। ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, वो कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, अब अगर हमारा सवाल इस किस्म का आ जाता है कि जिसमें चीज़ें पहले स्टेप पे ही फेल हो गई कि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। कहाँ है IFRS 15? गुजर गया किधर? अब किधर है? ऊपर है, दरमियान में है? अच्छा जी, जी एक्सान। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड, इसके लिए हम लफ्ज़ अभी यूज करेंगे कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स के लिए अभी हम लफ्ज़ यूज करेंगे कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, और अगले के लिए यूज करेंगे हम लफ्ज़ डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द रिसोर्सेस, जिसमें वो हम या दूसरे सप्लायर उसको अलग बेच रहे हैं, और गुड्स आर डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब द मोबाइल फोन and its operating software, the mobile phone and its operating software are not capable of being distinct because the customer cannot benefit because अब फिक्रा यहां से उठाना है। पहले आपने कंक्लूजन दे दिया, द मोबाइल एंड इट्स सॉफ्टवेयर आर नॉट अलग अलग, क्योंकि एप्पल वाले अलग अलग नहीं बेच रहे। द मोबाइल एंड iOS सॉफ्टवेयर आर नॉट अलग अलग बिकॉज कस्टमर, छोड़े इधर देखें, बिकॉज कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स, बस इतना सा भी लिखिएगा काफी है। Therefore, these two will be considered as a single performance। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये सिंगल वादा है। Therefore, furthermore, seller does not regularly sell the iOS separately to customer, which is evident as customer could not benefit from the, ये लाइन डालनी हुई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। So they are not and are treated as, ये अंग्रेजी तब लिख के आनी होगी जब चीजें पहले स्टेप पे ही एक हो गई।
इस तरह के सवाल बहुत कम होंगे। मेजॉरिटी सवाल ये होंगे कि चीजों को मिला के एक नई चीज बना रहे हैं। तो हमने वादा किया था कि हम एक बिल्डिंग बना के देते हैं हॉस्पिटल, क्लास के अंदर ये सवाल किया था, जिसमें इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, प्रोक्योरमेंट, ये इन सवालों को कैसे लिख के आना है? इन सवालों को आपने ऐसे लिख के आना है, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच गुड और सर्विस because these can be used, consumed or sold separately, because we or other sellers are also selling it separately. लेकिन देखें आपने कैसे लिख के आने, the promised goods and services are capable of being, because से आगे स्टैंडर्ड की अंग्रेजी उठानी है, because पहले कंक्लूजन दे दिया, आमतौर पे कंक्लूजन एंड पे देते होते हैं, लेकिन इसमें दे दीजिएगा लफ्ज क्या लिख के आने, आर कैपेबल ऑफ, और पिछले में क्या लिख के आना है, आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, आइए और इसको सॉफ्टवेयर आर नॉट कैपेबल, और इसके साथ लिख के आना है आर, इनको याद करना है, आर कैपेबल ऑफ बीइंग बिकॉज, बाकी तो आपने याद किया हुआ है, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर रेगुलरली सोल्ड, ये लिखाइएगा या ये लिखाइएगा, बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सोल्ड सेपरेटली, कस्टमर इनसे अलग अलग फायदा ले सकता है, किसी और से मटेरियल खरीद ले, किसी और से बिल्डिंग बनवा ले, because goods and services are regularly sold separately by suppliers in the market, which is evident as customer could, ये लाइन जरूर लिख के आनी है, customer could benefit from them on their or together with the resources. So इसलिए यहां पे these are capable of being distinct, और ऊपर क्या था, however the promises are not separately not, लेकिन promises are not separately identifiable from other promises because entity does provide a significant, ये जरा देखना है नॉट कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना, ये लिख के आना है, however promises are not separately identifiable। तो इस पैरे के साथ आपने लिख के आना है कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, और इसके साथ लिख के आना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। iOS और उसका सॉफ्टवेयर आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, इंजीनियरिंग और मटेरियल फॉर बिल्डिंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग, बट the entity promised to transfer the good is not separately identifiable from, because the entity does provide a significant integration service। और आखिरी बात, न्यूज़पेपर एंड फ्री वॉच, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है दोनों चीजें। इसमें कैसे लिख के आना है, इसमें अब आप लिखवाएं, बोलें द न्यूज़पेपर एंड वॉच excellent are capable of being distinct because the customer can take benefit from both good on its own or together with other resources। भी लिखने की जरूरत नहीं, वॉच के लिए बाजू जरूरी है, ये ना लिख के आइएगा, वो तो होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो are capable of, ठीक है। एंड फर्दर, अब बताएं आप क्या लिख के आएंगे, एंड फर्दर एंटिटीज, इधर इनको कहीं देखें, एंड फर्दर द एंटिटीज टू ट्रांसफर द गुड्स, यानी कि न्यूज़पेपर और वो इज ऑल्सो सेपरेट, ऑल्सो ना लिखिएगा, इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर promises because entity is not providing significant integration or modification or there is no highly dependency। ये वाला छोड़ दिया करें, because entity is not providing significant integration, therefore these also in the context of, so alhamdulillah there are two separate performance। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ गया अब कैसे लिखना है, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, और फिर पहले वाला पैरा कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, पहले वाला पैरा भी यहां से भी कुछ, और डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला भी, और थोड़ा सा ये वाला भी। पहला सिनेरियो क्या था,
अपनी जात में ही अलग अलग, दूसरा सिनेरियो था अपनी जात में तो अलग अलग थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं थे, एक बिल्डिंग में मिल रही थी। और तीसरा सिनेरियो था अपनी जात में भी अलग अलग थे। अब हमने वो सिनेरियो क्यों नहीं बनाया जहां सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन होनी है, इंटीग्रेशन का बना दिया तो मॉडिफिकेशन का भी कवर हो जाएगा, उसको फिर बनाने की जरूरत नहीं। तो ये 3 किस्म के सवाल पेपर में आ सकते हैं। अगर कोशिश करके आप इन सफ़ों को बार बार याद कर लें तो ये वाला इशू भी हमारा एड्रेस हो सकता है। ओके, अब नमाज की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 10-12 मिनट ये जो एग्जाम्पल 11 और 12 है इसकी, जिसमें सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करनी है। फिर फाइनल अकाउंट को हम छोड़ देंगे। फाइनल अकाउंट को मैं कल किसी टाइम आके जो है वो अगर आप लोग अवेलेबल हुए ठीक है, नहीं तो वो काम आधे पौने घंटे के और एमसीक्यूज भी आधे पौने घंटे के हैं, वो काम कोई घंटे डेढ़ का होगा। तो अभी मेरा भी कोई मूड नहीं और आप लोगों का भी कोई मूड नहीं ऑब्वियसली, तो ज़रा फाइनल अकाउंट फ्रेश माइंड से अगर कर लेंगे तो बेहतर होगा। कल इधर ही 9:30 बजे इंशाल्लाह। तो ठीक है, अब नमाज पढ़ के आ जाएं, 10 मिनट बाद फिर शुरू करते हैं, यानी 4:40 पे शुरू कर देते हैं। ऊपर से जाना पड़ेगा ना वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए, जाएं। एग्जाम्पल 11 और 12 करेंगे और पीओ ओवर टाइम की रिवीजन करेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे लिए ना ये सफ़ा अकेला रह गया, बिल्कुल सबसे जुदा हो गया मैं। पेंगुइन आ जाना, किधर चल यार बिल्कुल ही दूर चला। आ जाओ, सेट हो गया। ओके जी जी भाई, उसमें बोलें मोबाइल एंड आईओएस सॉफ्टवेयर, बोलें बार बार, मोबाइल एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट because customer cannot take benefit of one without other। इसी तरह पढ़ेगा ना फिक्रा। Therefore these are not distinct, so the sale of software along with mobile phone will be considered as a single performance। वो फिर अलग बहस है कि एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा या ओवर टाइम। जी, प्रोवाइडिंग साइट क्लियरिंग सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बोलें बोले ना, आर कैपे, बोले ना, बोलना तो सीख लेना, तो फायदा क्या होगा सर। आर कैपेबल ऑफ बीइंग बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इट्स ऑन नॉट टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज एंड डिलीवरी। बिकॉज में फिर ये लिख सकते हैं। However, these are not dis in the context of Aksan in the context of contract, because entities promise to transfer the goods or services is not separately identifiable from other promises as entity is providing a significant integration service। अब पढ़ें एग्जाम्पल 11 और 12। इन्हीं सफ़ों पे आ गए किताब पे। नोट्स तो मुक गए, नोट्स में जान ही नहीं रही, नोट्स में तो कुछ भी नहीं रह गया अब। एग्जाम्पल 11 और 12। An entity or software developer enters into a contract to the customer to transfer, ये होमवर्क में दिया था एक दफा,
एक तुम्हें सॉफ्टवेयर लाइसेंस देते हैं, एक इंस्टॉल करके देंगे, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देंगे तुम्हें, और टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। लाइसेंस का मतलब है सीडी दे देंगे, इंस्टॉलेशन का मतलब है आके इंस्टॉल भी कर देंगे। मिल गया पेज। अपडेट का मतलब है पेज नंबर 133। अपडेट का मतलब है 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे तुम्हें भेजते रहेंगे। जैसे पास पेपर क्वेश्चन 13 में भेजे थे, और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चलाने में तुम्हें मसला आया वैसे वैसे हम टेक्निकल सपोर्ट तुम्हें देते रहेंगे। एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। सॉफ्टवेयर अपडेट तो सेपरेटली बेचने का कोई फायदा नहीं ना, अपडेट किसी ने लेना नहीं जिसके पास सॉफ्टवेयर ना हो। इनको अलग अलग भी देते हैं। लोग आते हैं, कोई लाइसेंस लेके चला जाता है, इंस्टॉल नहीं कराता, इंस्टॉल नहीं। आजकल तो हम खुद सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेते हैं घर में, नहीं इंस्टॉल करवाता। और कई लोग टेक्निकल सपोर्ट नहीं लेते। इंस्टॉलेशन सर्विसेज इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। असल में हमारे यूजर बहुत से है ना, मार्केटिंग टीम भी हमारी है, हमारी कंपनी के अंदर ही मार्केटिंग टीम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आईटी की टीम है। तो इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच यूजर। इंस्टॉलेशन सर्विस इज रूटीनली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटीज। असल बात आगे है, रूटीनली परफॉर्म से पता चलेगा कि हम या दूसरे लोग देते हैं। असल बात आगे है, एंड डज नॉट मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन सिंपल है, टेक्निकल नहीं है। इंस्टॉलेशन सिंपल है, इस वजह से हम जवाब दे के आएंगे, हम जवाब दे के आएंगे, इस वजह से हम जवाब दे के आएंगे कि सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट because the customer can take benefit from this good on its own। बस इतना काफी है लिखना। because we or other sellers are selling it regularly भी ठीक है, लिख दिया। further because वो क्या कहते हैं, however नहीं, further the entity promised to transfer the good or services is also distinct in the context of contract because the installation will not significantly modify or customize the license। ये लाइन असल में लिख के आनी थी। बिकॉज इंस्टॉलेशन, मैंने आपको कहा था सिंपल इंस्टॉलेशंस को अलग वादा लेना है और कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशंस को सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलके एक वादा समझना है। तो ये बस हाईलाइट करनी थी लाइन, डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। वैसे उसने बताया कि सॉफ्टवेयर फंक्शनल रहते हैं अपडेट्स के बगैर और टेक्निकल सपोर्ट के बगैर, मतलब ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है इसके लिए। तो अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट को तो हमेशा ही अलग समझिएगा, क्योंकि अपडेट जो है, अच्छा अपडेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़रूरी कि वो सिग्निफिकेंटली सॉफ्टवेयर को बदल दे। और ऐसा कभी वैसे सवाल आएगा भी नहीं कि अपडेट सॉफ्टवेयर को बदल रहा है, क्योंकि फिर अपडेट के लिए फिर हम लाइसेंस का रेवेन्यू रोक के रखेंगे जब तक अपडेट ना आ जाए, वो फिर अजीब सी बात होगी। तो इसलिए अपडेट को भी, अपडेट एक टॉपिंग टाइप चीज़ है, तो इसलिए अपडेट को कुछ बच्चे समझते हैं कि सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देगा सॉफ्टवेयर को। नहीं, अपडेट को अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। ये मैं अपडेट डिक्लाइन करता हूँ, अपडेट को डिक्लाइन भी करते हैं, अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। इसलिए अपडेट को ना समझें। आ सकता है अपडेट लाइसेंस को इंटीग्रेट बुरे तरीके से कर दे, लेकिन वो फिर बहुत अजीब सी बात बन जाएगी। उसमें फिर अपडेट आने तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा लाइसेंस का, वो फिर थोड़ी सी अलग कहानी है, उसको छोड़ दें। अच्छा, अब इन सिनेरियोस पे रख के मुझे बताएं ये किस तरह का जवाब है। ये जवाब है न्यूज़पेपर और वॉच की तरह का, जो हमने सिनेरियोस बनाए हैं। ये जवाब है न्यूज़पेपर और वॉच की तरह का। कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्स तो है ही नहीं, वो सिनेरियो तो है ही नहीं। कोई एंटिटी कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रही ना एंटिटी। अच्छा, अगर एंटिटी दो इनपुट्स को मिला रही हो तो भी यही लिख के आने, अगर एंटिटी एक आउटपुट को बुरे तरीके से चेंज कर रही हो तो भी यही लिख के आने, और अगर एक एंटिटी वो हाईली डिपेंडेंट है तो भी ये लिख के आने। ये सवाल है हमारा न्यूज़पेपर और फ्री वॉच वाला, तो ये वाला जवाब दे के आएंगे हम। बोले चार चीजों के नाम, द सॉफ्टवेयर लाइसेंस, द इंस्टॉलेशन, द टेक्निकल सपोर्ट and software updates are capable of being
because each can be used on its or together with other resources that are readily available, because the customer can take benefit from them on their own. बस इतनी सी बात. Further, the software and the license are separately identifiable also in the context of, इसमें मेन बात उसकी कीजिएगा पहले इंस्टॉलेशन की, because the installation does not significantly modify, लफ्ज लिखना है यहां, not integrate नहीं लिखना, because installation does not significantly modify, इसमें modify वाली बात integrate वाली रहने दे, significant does not modify the original license. Further, the software support and software update are also not an inputs to produce combined output, or they are not significantly modifying the license. Therefore, these are also distinct in the context of contract. Therefore, there are 4 separate performance obligations. बस इस तरह का जवाब दे के आइएगा, ये काफ़ी है. हमने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ किताब में लिखा हुआ है, तो आप इसी तरह का दिएगा. हमने हर चीज़ को ना अलग अलग डिस्कस किया है, तो इकट्ठा ही डिस्कस कराइएगा. लेकिन लाइसेंस वाली बात स्टेप 2 में, स्टेप 1 और 2 होते हैं ना. स्टेप 1 होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, स्टेप 2 होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बार बार बोलें. स्टेप 1 कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, स्टेप 2 डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 1 कैपेबल ऑफ, टीए को बुलाएं, स्टेप 1 कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, स्टेप 2 हाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, distinct in the context of contract, capable of being distinct in the context of contract. The promised goods and services is the same as in example 11, except that the contract specifies that as part of installation service, the software is to be substantially, भाई वो राइड मंगवा दो, मैंने घर जाना है. The promised goods and services are same, इलाके का पता है ना उसे, पूछ लो इलाके को, पता चले उसने वो इचरे की राइड डाली हो, तो एक दो काम है रास्ते में. The promised goods and services are the same as in example 11, except that the contract specifies that as part of installation service, as part of install, the software is substantially, installation में बस installation का लफ्ज़ लिखा है, software is substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other applications. इतना heavy software होगा कि बाकी applications के साथ भी live link होगा. Customized installation can be provided by other entities. ओ भाई customized installation दूसरे लोग भी करके दे सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये अपनी जात में अलग अलग हैं, दूसरे करके दे रहे हैं, अपनी जात में अलग अलग हैं. ब्रेड और चिकन खरीद लो, दूसरे भी मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन जब एंटिटी ने मिक्स कर दिया तो फिर एंटिटी का तो एक ही वादा है ना. ये लाइन इसने इसलिए डाली है कि दूसरे भी इंस्टॉल करके दे सकते हैं, कि आपको याद रहे कि अपनी जात में ये अलग अलग है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग नहीं है. अब आप बाकी चीजें छोड़ें, अब आप मुझे जवाब बनवाएं सिर्फ लाइसेंस का और उसके इंस्टॉलेशन का. बोले द लाइसेंस एंड इट्स installation are capable of being, because the customer can take the benefits from these on its own, बस on its own, or together with the resources available लिखाइएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए लाइसेंस जरूरी है. इंस्टॉल कोई हवाई चीज नहीं है. न्यूज़पेपर और वॉच के लिए तो एक दो चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए पहले लाइसेंस होना जरूरी है मेरे पास, वरना किसको इंस्टॉल करेंगे. तो इसलिए ये लाइन भी बेहतर डालिएगा. Because the customer can take benefit from this, because other suppliers are also selling it regularly. However, या further, however, शुक्र है कुछ लोगों को मिजाज बन गया. However, the entities promise to transfer the license and provide install is not separately identifiable from the other promise. Because the entity does provide significant modification. Therefore, the
sale of license and providing of customized installation will be considered as a single performance obligation. इन दोनों को एक वादा समझा जाएगा. However, अब बाकी डिस्कशन दोनों के लिए ऊपर से मिला के दोबारा कर लें. However, as far as the support services are concerned and software update, these are capable of being distinct because we can take benefit from the goods on its own. बस और बात को conclude कीजिएगा. And further, the entities promise to transfer the support service and software update is also separately identifiable from the license. Therefore, because entity is not integrating or modifying these things, therefore these two are separate performance obligations. So in conclusion, there are three separate performance, that is software customization, which comprises license and installation, and software update and technical support. ठीक है, जहाँ पीओ ओवर टाइम भी कल देख लेंगे इंशाल्लाह. 9:30 घंटे से ज़्यादा टाइम ना निकाल के आइएगा. घंटे बाद बस चुप करा दीजिएगा. घंटा सवा घंटा. ओके.